बच्चों गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे होंगे। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जो मेरा टॉपिक था विज्ञान, मैं उसके बारे में बताना चाह रहा था कि कल हमने आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। और बेटा वो चैप्टर अपना जो था, उस चैप्टर का नाम था परमाणु की संरचना। और इस परमाणु की संरचना बेटा मैंने आपको बताया था कल, मैंने आपको दो नियम बताए थे। और उस नियमों से पहले भी मैंने आपको, इससे पहले जो चैप्टर था परमाणु व अणु, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था आपको। तो वही उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कल मैंने दो साइंटिस्टों के नाम बताया था आपको, और उन्होंने इस परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। वो क्या बताया था, अभी आओ बातें करते हैं। तो पहला जो वैज्ञानिक था वो था बेटा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल था, इसके बारे में बताया था कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, धनावेशित गोला होता है। क्या बेटा, जो परमाणु होता है वो धनावेशित गोला होता है, और इस धनावेशित गोले में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो जगह जगह उपस्थित होते हैं। और इस परमाणु मॉडल को समझाने के लिए इन्होंने दो क्रियाकलाप लिए थे। तो जो पहला क्रियाकलाप था अपना, वो क्या था कि जब कोई, पहला क्रियाकलाप था तरबूज, और तरबूज को मैंने बताया था कि जब आप उसको काटोगे ना तो जो लाल वाला भाग होगा, इन्होंने उसको क्या माना, धनावेश माना था। और उसमें जो बीज थे वो क्या माना था, उसमें इलेक्ट्रॉन थे। क्या थे, इलेक्ट्रॉन। और इसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने एक और बताया था, और इस सिद्धांत को आप प्लम पुडिंग सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग सिद्धांत। और प्लम पुडिंग सिद्धांत उन्होंने बताया था कि जो प्लम पुडिंग सिद्धांत होता है वो क्या होता है कि वो एक प्रकार की मिठाई होती है। तो मिठाई के ऊपर जो सूखे मेवे होते हैं ना, तो जो मिठाई वाला भाग था उन्होंने तो उसको क्या माना था बेटा, धनावेश गोला माना था। और जो सूखे मेवे थे उन्होंने क्या माना था, इलेक्ट्रॉन माना था। तो इन दोनों नियमों से इन्होंने क्या सिद्ध किया कि जो परमाणु होता है उस वो धनावेश गोला होता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें जगह जगह उपस्थित होते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और साइंटिस्ट आए, तो उनका क्या नाम था, उनका नाम था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या स्वर्णपत्र नियम। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या कह सकते हो स्वर्ण पत्र नियम। तो इसके अनुसार इन्होंने बताया था कि इन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली और उस पन्नी पर क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की। और जो अल्फा कणों की बौछार की गई थी ना, वो किस प्रकार की गई थी कि इन्होंने एक हीलियम लिया, जिससे क्या कहा इन्होंने, एक परमाणु क्या है, ये एक अल्फा कण है। क्या है बेटा, अल्फा कण। जब आप, जैसे मैं आपके सामने एक परमाणु बना रहा हूं, तो ये परमाणु है, और इस परमाणु के ऊपर, और ये क्या है, सोने की पतली पन्नी है। इसी को आप सोने की पतली पन्नी मान सकते हो, ठीक है ना। अब इस सोने की पतली पन्नी पर जब इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की गई। क्या किया गया, अल्फा कणों की बौछार की गई। तो जो कुछ इस पर उन्होंने बताया था, तो बेटा देखो, ये है, ये परमाणु है, और ये एक सोने की पतली पन्नी है। और इस पन्नी पर क्या किया इन्होंने, अल्फा कणों की बौछार की। तब देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल के जा रहे थे। कैसे निकल के जा रहे थे, सीधे निकल के जा रहे थे। नंबर 2 पॉइंट, कुछ अल्फा कण ना कुछ अंश से विक्षेपित हो रहे थे, कुछ अंश से विक्षेपित। लगभग आप मान सकते हो कि 90 डिग्री कोण से क्या हो रहे थे, विक्षेपित, लौट रहे थे बेटा, है ना। जबकि 12,000 कणों में से
किनमें से बेटा 12,000 कणों में से लगभग एक कण, कौन सा बेटा, एक कण ऐसा कण था जो 180 डिग्री पर क्या हो रहा था, विक्षेपित हो रहा था। कितने पे बेटा, 180 डिग्री पर, अर्थात ये आया और लौट के वापस जा रहा था। तब ऐसा क्यों माना गया, तब इसका निष्कर्ष ये निकल के आया कि पहला पॉइंट जो मैंने बताया था कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल के जा रहे थे, उसका क्या अर्थ है कि जो आपका जो परमाणु होता है वो अधिकांश कैसा होता है, रिक्त होता है। कैसा होता है, रिक्त। जो पहला पॉइंट मैंने बताया था। नंबर दो मैंने बताया था कि इसमें कुछ अल्फा कण क्या हो रहे थे, विक्षेपित हो रहे थे। वो विक्षेपित क्यों हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो अल्फा कण है ये होता है धनावेशित। कैसा, धनावेशित। जब ये धनावेशित है, जबकि इसमें भी कहीं कहीं धनावेशित थे। क्या थे, कहीं कहीं धनावेशित। और आप सभी जानते हो कि जब धनावेशित के पास आता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। ऐसा नहीं कि अधिकतर धनावेशित हो, जगह जगह कुछ कुछ धनावेशित थे और इन्हीं की वजह से कुछ विक्षेपित कण कुछ लौट के जा रहे थे। लेकिन एक कण जो नाभिक था उससे भी लौट के जा रहा था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो परमाणु का जो नाभिक है वो कैसा होता है, धन आवेशित होता है। कैसा होता है, धन आवेशित। तो इस प्रकार इन्होंने क्या दिया था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया था और इन्होंने ही इसके आगे क्रियाविधि सब बताई थी। तो यहाँ तक मैंने आपको कल बता दिया था। आज मैं आपको इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ आपको। अब कहता है बेटा कि ऐसा तो नहीं है कि सभी अपने आप में पूर्ण होते। जिस प्रकार जे थॉम्सन की कमियां रह गई थी ना, कि उन पर ये तो मालूम कर लिया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते और उसका जो परमाणु होता है वो धनावेशित होता है। लेकिन इस पर यह सिद्ध नहीं हुआ था, क्या सिद्ध नहीं हुआ था, कि इसकी भी कुछ कमियां हैं जो मैं आज आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो अपना अगला टॉपिक है परमाणु मॉडल की कमियां। इसकी क्या कमियां रह गई थी जिसको वैज्ञानिकों ने नहीं देखा था। तो बेटा जो पहली कमी थी वो कमी थी कि जो भी इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार पथ में चक्रण कर रहा था ना, वो स्थायी होने की संभावना नहीं बताई गई थी बेटा। अर्थात बेटा जो भी मैंने उसने आपको बताया था कि ये तो अपना परमाणु है, मैं एक बार फिर इस रफ कर दे रहा हूं और आपको अच्छी प्रकार समझ में आएगा। तो ये अपना परमाणु है और इस परमाणु मैंने बताया था ये क्या है, ठीक है बेटा। तो ये क्या होते हैं, अपना कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कक्षक कहलाते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्रण लगा रहा है ये तो अपना धनावेशित है, आपको सबको पता है। यहाँ प्रोटॉन होता है, यहाँ न्यूट्रॉन होता है।
तो जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है, तो इसका स्थायी होना वैज्ञानिक रदरफोर्ड पर नहीं बताया गया। उन्होंने ये सिद्ध नहीं किया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है ये स्थायी है क्या फिर अस्थायी है। नंबर दूसरी इन्होंने जो कमियां बताई थी वो ये बताई थी कि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में तुरंत होगा और त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विवरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा विकसित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थायी होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु तो स्थायी होता है। तो इन्होंने ये चीज बताई थी कि अगर जो इलेक्ट्रॉन चक्र करता करता होता हुआ नीचे आएगा तो वो नाभिक में गिर जाएगा, और वो इन्होंने सिद्ध किया था कि जो परमाणु है वो कैसा है, अस्थिर है। कैसा है, अस्थिर। लेकिन जब हम चीज इसको सिद्ध कर चुके हैं कि परमाणु कैसा होता है, स्थायी होता है, तो इन्होंने क्या किया था, अस्थिर है। तो इन पर ये कमियां रह गई थी। क्या कमियां रह गई थी बेटा, कि उन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, अस्थिर होता है, अस्थायी होता है। लेकिन हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं कि परमाणु तो कैसा है, कैसा बेटा, स्थिर है या फिर स्थायी है। अब इसी क्रम को बताते हुए अगले वैज्ञानिक जो आए थे वो आए थे बोर की परमाणु मॉडल। जो वैज्ञानिक बोर हुए थे ना, उनकी जो परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। नंबर 3, बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है बेटा, बोर का परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या किया था कि रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया। पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन ही विविध कक्षा कहते हैं। नंबर 2, जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनको ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया कि जो कमियां रह गई थी रदरफोर्ड पर बेटा, उनको पूरी करने के लिए जो हमारे अगले साइंटिस्ट आए थे, जो पर वैज्ञानिक आए थे, बोर का परमाणु मॉडल, इन्होंने क्या किया था कि ऐसे ये परमाणु है और इस परमाणु में इस परमाणु में जो भी कक्षक होते हैं, इन कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है, तो इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है ना, जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है वो उसकी विविध संरचना है, अर्थात वो स्थायी है। जिसमें चक्कर लगा रहा है वो उसी में चक्कर लगाता रहेगा। इन्होंने कुछ इस प्रकार बताया। तो इनको सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक नील्स बोर ने इनको इस प्रकार बांटा। किस प्रकार बांटा कि ये तो अपना है, नाभिक है, यहां से लगाएंगे कि n बराबर 1 और n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5। तो इस प्रकार इन्होंने बांटा था कि जो n बराबर 1 थी ना, इन्होंने इसको क्या माना बेटा, k माना। क्या माना, k। इनको माना l, नंबर 3 को माना m, नंबर 4 को माना m और इसको माना o। इस प्रकार मानते हुए बताया था कि इसकी क्या होती है, कक्षाएं होती है बेटा। क्या होती है, कक्षाएं। और इनको इन्होंने क्या नाम दिया, कक्षाएं नाम दिया। ठीक है बेटा, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बताया था, क्या बताया था कि ठीक है बेटा, कक्षा नाम दिया। और इनको क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर।
ठीक है, इतना बोल के ही चले गए थे कि हाँ कि जो इलेक्ट्रॉन जिन कक्षकों में या कोषों में चक्कर लगाता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा, तो कक्षाएं या पूरे स्तर कहते हैं। तो इतना इन्होंने बोल के चले गए थे। अब इस आगे जो हम बात करेंगे, तो मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई थी। क्या लिखाई थी? ईंट पर नाच। क्या बेटा? ईंट पर नाच। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको इसमें बताई थी ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जो हमारा क्लियर हो गया था, परमाणु ये हमारा रदरफोर्ड क्लियर हो गया था। अब आएगा बेटा न्यूट्रॉन, जो जेम्स चैडविक ने की थी। तो जो न्यूट्रॉन की खोज की थी बेटा, वो जेम्स चैडविक ने की थी। तो अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम, ये तो यहाँ तक था जो परमाणु मॉडल था बेटा, इन्होंने अपने अपने अनुसार इस परमाणु के बारे में परिकल्पनाएं दी और वे सभी सिद्ध साबित हुई। लेकिन कुछ कमियां रह गई थी और उन कमियों को दूर करते हुए अपने अपने अनुसार विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपना अनुसार मत दिए। ठीक है ना। और इसी को आगे बढ़ाते हुए एक साइंटिस्ट आए थे, जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो न्यूट्रॉन होता है उसकी खोज किस प्रकार की। न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं, तो जो न्यूट्रॉन होता है अपना, वो मैं बता रहा था कि इसकी खोज जो की थी वो 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। और एक और अब परमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित एवं द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। मैंने बताया था कि जो परमाणु होता है अपना, और उस परमाणु में ये जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है बेटा। कुछ इस प्रकार अपना होता है, परमाणु होता है। इस परमाणु को लेते हुए तो इन्होंने क्या बताया था कि ये कैसा होता है, अनावेशित होता है। कि जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, अनावेशित होता है। अनावेशित अर्थात बेटा इसमें कोई आवेश नहीं होता। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम होता है, जो प्रोटॉन के बराबर होता है। जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक मैंने बताया था आपको। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्या बताया था कि जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को हम n से दर्शाते हैं, और परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, परमाणु का द्रव्यमान परमाणु का ये द्रव्यमान होता है बेटा, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको कि अगर क्रमांक कैसा हो, सम संख्या हो तो दो का गुणा करते हैं। अगर क्रमांक कैसा हो, विषम संख्या हो, तो हम क्या करते हैं, दो का गुणा करते हैं और एक जोड़ते हैं। मैंने यहाँ तक आपको उस दिन आपको बताया था। ठीक ना, ये निकालने की ट्रिक है। लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तो द्रव्यमान बराबर होता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं ये अपना द्रव्यमान होता है, इसको जेड मानते हैं, जेड बराबर
प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है बेटा वो इसके बराबर होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान बराबर होता है, तो यहाँ से हम इसको मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं। तो अब इसको हम किसे व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। किससे बेटा, एन से व्यक्त करते हैं। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं, यहाँ तक मैंने आपको उस दिन बताया था, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ है। अब इससे आगे हम बेटा हम कल पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताना, ठीक है बेटा। थैंक यू।